उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम चेतेंद्र प्रसाद होता है। चेतेंद्र प्रसाद ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई में मेहनत करने के बाद साल 2021 में यूपी पीसीएस निकाल देते हैं। और यूपी पीसीएस निकालने के बाद जो उनकी रैंक के हिसाब से नौकरी लगती है डिप्टी जेलर की। और डिप्टी जेलर की जब नौकरी लगती है तो पहली पोस्टिंग लगती है जिला जेल बरेली में। मार्च 2025 की 24 बात है। कुर्सी पे बैठे हुए थे लॉन में, इसी बीच में कुछ फरियादी आने लगते हैं। और जब फरियादी आ रहे थे फरियादियों को सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक एक करके आदमी आ रहे थे। इसी बीच में करीब करीब 22 या 23 साल के आसपास का एक लड़का होगा, वो आता है। वो कुछ भी कहने से पहले वो उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे आंसू गिर रहे थे उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है कि साहब मेरा नाम श्याम कुमार है। श्याम कुमार का नाम सुनने के बाद पूछते हैं कि तुम परेशान मत हो और जो भी बात है मुझे बताओ। इससे पहले कि उस लड़के ने अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू ही करने वाला था, तभी डिप्टी जेलर साहब ने उसे सवाल कर लिया कि तुम किस जुर्म में इस जेल के अंदर आए हो। तो उस लड़के ने कहा कि साहब मैं पोक्सो एक्ट में आया हूं। पोक्सो एक्ट का नाम सुनने के बाद डिप्टी जेलर साहब को अंदर से थोड़ा सा बुरा सा लगा, गुस्सा सा आया। उससे कहा कि ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल तुम जाओ। ये बात सुनने के बाद दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। ख्याल कुछ इस तरह से थे। पोक्सो एक्ट का मतलब होता है कि किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो सलाखों के पीछे आया हुआ है। बस उस दिन तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। लेकिन डिप्टी जेलर चेतेंद्र प्रसाद जहां जहां भी जाते थे, जब निकलते थे, अक्सर वो लड़का ऐसे ही एक उम्मीद के साथ वो देखा करता था। जब देखता था तो इनकी जब आंखों से आंखें टकराती थी, एक दूसरे को देखते थे, तो वो लड़का हाथ जोड़ के यूं खड़ा हो जाया करता था और उसकी आंखें हमेशा भरी हुई रहती थी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह से बार बार ये बातें हो रही थी। एक दिन चेतेंद्र प्रसाद के मन में कुछ ख्याल आता है। ख्याल आने के बाद उस लड़के के पास जाते हैं। जाने के बाद उससे पूछते हैं, ठीक है, तुम्हारी क्या कहानी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। जैसे ही उन्होंने उस लड़के से ये बातचीत का सिलसिला शुरू किया और लड़के ने जो अपने बारे में पूरी कहानी बताना शुरू किया है, तो ये बात सुनने के बाद खुद उस अधिकारी की भी आंखें नम हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी तक जिसे वो बच्ची समझ रहे थे, दरअसल थी तो उसकी उम्र 18 साल से कम, लेकिन वो उसकी पत्नी थी। अपनी ही पत्नी के इस इल्ज़ाम में वो जेल चला जाता है। और उसकी बार बार कोशिश ये थी कि साहब मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे बातचीत करना चाहता हूँ, बस मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। जैसे अधिकारी ने ये सुना, वो थोड़ा से संकोच में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अभी नई नई नौकरी है और मैं कहाँ इस झमेले में पड़ रहा हूँ। तभी वो अपने सीनियर यानी कि जेलर के पास जाते हैं, शैलेश कुमार सिंह के पास। शैलेश कुमार सिंह से बातचीत करते हैं। शैलेश कुमार सिंह ने एक रास्ता बताते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। बस कामयाबी मिलती है और जब कामयाबी मिलते हैं तो उनका इस बात को जब भी वो याद करते हैं, अपने बच्चों से, परिवार में किसी से इस बात का जिक्र करते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें भी बात करते करते भर जाती हैं। क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की कहानी है। बरेली के रोडवेज बस स्टैंड की बात है। साल 2021 की कहानी है। एक लड़का जिसका नाम श्याम कुमार होता है, उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। सुबह सुबह की बात है, तैयार होकर वो अपनी नौकरी करने के लिए कंपनी में जा रहा था। और जब रोडवेज बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था तो इसी बीच में एक लड़की आती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी। वो लड़की आती है, आने के बाद बड़ा हल्के से उसके कंधे पे, पीठ पे मारते हुए कहती है कि कुछ पैसे दे दो। जब उसने देखा कि पैसे मांग रही है, उस लड़की को देखकर श्याम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। श्याम ने उससे थोड़ा डांटते हुए कहा कि तुम इतनी बड़ी हो, भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इसी बीच में वो लड़की हंसते हुए कह देती कि हाँ तो क्या हुआ, भीख मांग रही हो तो। इसी बीच में उस लड़के ने उस लड़की से बातचीत की। ठीक है, मैं तुम्हें भीख तो दे नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ खा सकती हो। अगर तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ, चाहो तो तुम्हें जूस पिला सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं दूंगा। लड़की ने कहा कि तुम पे बहुत पैसे आ रहे हैं। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कंपनी में एक तरह से कह सकती हो कि मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीता हूँ। और मुझे वही लोग बहुत पसंद है जो सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, लड़की बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तभी उस लड़की ने कहा कि ठीक है, अगर इतनी ही बात है तो मुझे गन्ने का जूस पिला दो। जब उस गन्ने के जूस पिलाने वाली बात थी तो उस लड़के ने कहा ठीक है, गन्ने का जूस पिला दी जाता है। लड़का अपनी नौकरी पर निकल जाता है, लड़की वहीं आराम से भीख मांगने लगती है। दूसरे दिन या तीसरे दिन की बात है, एक बार फिर से इन दोनों का आमना सामना होता है। और जैसे इन दोनों का आमना सामना हुआ, उस लड़की ने उसे देखा और देखने के बाद कहा कि गन्ने का जूस पिला दो। फिर से वही गन्ने के जूस की डिमांड कर दी जाती है,
लड़का उसे बुरा नहीं लगता, वो जाता है और गन्ने का जूस पिलाता है। उसके बाद फिर वो अपनी नौकरी पर निकल जाता है। अब ये सिलसिला कोई पहली, दूसरी, तीसरी बार नहीं था, बल्कि ये सिलसिला बार-बार शुरू हो जाता है। कभी गन्ने का जूस, तो कभी खाने की डिमांड, तो कभी किसी चीज़ की डिमांड। वो हमेशा डिमांड करती थी, अब वो लड़का आराम से पूरी कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उस लड़के ने कहा कि तुम भीख क्यों माँगती हो? ऐसी भी क्या मजबूरी है? उसने कहा कि मुझे बचपन से यही सिखाया गया है, काश कि मैं तुम्हारी तरह किसी नौकरी करने जाती तो इतना अच्छा होता। लेकिन मुझे अगर भीख माँगने के लिए घरवाले कहते हैं तो मुझे भीख माँगनी ही पड़ेगी, मैं क्या कर सकती हूँ? दोनों की बातचीत अब यहाँ से आगे शुरू हो जाती है। जब वो बस का इंतज़ार करता था, तब वो लड़की आके उसके पास खड़ी हो जाया करती थी और बातचीत करना शुरू कर दिया करता था। उस भीख माँगने वाली लड़की से उस लड़के की, यानी कि श्याम की जब बातचीत होती है, लड़की का नाम पता चलता है दीपिका होता है। दीपिका और श्याम की अब दोस्ती हो जाती है। उनकी दोनों की उम्र में लगभग 5 साल से ज़्यादा का अंतर था। लेकिन श्याम हमेशा उससे अच्छी बात करता था और ऐसी बात करते-करते कब ना जाने उस लड़की ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं कभी भी भीख नहीं माँग सकती। लड़के ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, तुम्हारे घर रहूँगी, तो फिर मैं कभी भीख नहीं माँगूँगी। जैसे तुम कहोगे मुझसे, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। जैसे ये बात आती है, श्याम कुमार को अच्छा लगा ये सुनने के बाद। उस लड़की को सीधा अपने वो घर लेके चला गया। लड़की देखने वाले में सुंदर होती है, अच्छी होती है। कपड़ों के पहनावे से वो ज़रूर भिखारी लगती थी, लेकिन उसके नैन नक्श, उसके चेहरे मोहरे से वो कभी भिखारी जैसी नहीं लगती थी। जैसे ही श्याम उस लड़की, यानी कि दीपिका को अपने घर लेके पहुँच जाता है और दीपिका को देखने के बाद उसके माता, उसके पिता, उसके परिवार के बाकी लोग इतने नाराज़ होते हैं, उससे पूछते हैं कि लड़की कौन है? ये फटे-हाल लड़की की तुम अपने घर में लेके आ गए हो। उसने कहा कि पापा, ये रोडवेज़ पे भीख माँगती है, मैं इसे अपने घर ले आया और इसे हम अपने साथ ही रखेंगे। इतना सुनने के बाद उस लड़के के माता और पिता और परिवार के लोगों को इतना गुस्सा आता है कि शाम को भी उस दिन अपने घर में रुकना भारी हो जाता है, यानी कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और निकाला इसलिए जाता है क्योंकि वो लड़की थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ लड़की घर में नहीं आएगी, तुम आ सकते हो, लड़की आएगी तो तुम्हारे लिए भी इस घर के अंदर बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। उस लड़के को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि उसकी माता, उसके पिता उसकी बात मान लेंगे और उसे अपना लेंगे। लड़की भले ही छोटी थी, लेकिन उसको जब अपनाया नहीं जाता है, उस लड़की को लेकर वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो इधर-उधर घूमते हैं, तभी इस लड़की के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम शादी कर लें। लड़का और लड़की, यानी कि श्याम और दीपिका, दोनों आपस में जब बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद सीधा मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर जाने के बाद शादी कर लेते हैं और वहाँ जब शादी करते हैं तो अब लड़की का घर वापस होना तो बहुत मुश्किल था। साथ ही लड़के के घरवालों ने इस लड़की के साथ घर में एंट्री करने से साफ-साफ इनकार कर दिया था। अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उधर जो लड़की के माता-पिता होते हैं, वो अपनी बेटी को लेकर परेशान हो जाते हैं और परेशान कुछ इस तरह होते हैं कि वो, ये सितंबर 2021 की बात है, वो सीधा थाने पहुंच जाते हैं और थाना होता है सुभाष नगर। सुभाष नगर में जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब, हमारी लड़की की उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। रोडवेज के पास वो भीख मांगा करती थी, वो मिल नहीं रही है, हमारी लड़की को कहीं भी ढूंढ के ला दीजिए। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आखिरकार तलाश करने की कोशिश की जाती है। पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आखिरकार उस लड़की के बारे में पता चल जाता है कि वो किससे ज़्यादा बातचीत किया करती थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कई दिनों की जब रिकॉर्डिंग थी, कई दिनों की बातचीत थी, आसपास के लोग जो थे उनसे जब बातचीत की जाती है तो ये सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। पुलिस वाले सीधे उस लड़के के घर पहुंचते हैं। घर से पता चलता है कि उन्होंने लड़के को तो घर से निकाल ही दिया है, अब उस लड़के से कोई मतलब नहीं है। और जब घर वालों को ये बात पता चलती है कि लड़की को लेकर वो भाग चुका है, तब तो घर वालों ने और भी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करना शुरू कर दिया था। अब उस लड़के का ढूंढना, फिर उसे तलाश कर दिया जाता है और तलाश आखिरकार पुलिस की कई महीने के बाद पूरी हो जाती है। लड़का मिल जाता है और जैसे ही लड़का मिलता है तो लड़की भी बरामद कर ली जाती है। लड़के को सीधा पकड़ा जाता है, अदालत में पेश किया जाता है और यहाँ से सीधा उसको जेल भेज दिया जाता है। लड़की जो होती है, लड़की को भी उसके बयान होते हैं और बयान होने के बाद लड़की ने एक ही रट लगाई हुई थी कि वो रहेगी तो श्याम के साथ रहेगी, वरना किसी के साथ भी नहीं रहेगी। पुलिस वालों ने भी और साथ ही जो घर वाले होते हैं उन सब ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन लड़की ने आखिर तक इस बात की रट लगाई हुई थी कि वो लड़की जाएगी तो किसी के पास जाएगी, तो सिर्फ श्याम के पास जाएगी, इसके अलावा वो किसी के पास नहीं जाएगी। जब पुलिस वालों की समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, परिवार के समझाने के बाद भी नहीं मानी, तो उस लड़की का पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चलता है तो घर वालों ने बस उससे इस यहाँ सुनने के बाद पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था, उससे दूरियां बना ली थी। अब लड़की की मजबूरी बन जाती है, पुलिस की भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए उसे सीधा बरेली की नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। लड़की जब नारी निकेतन में रहती है, वहीं अपना रहना सहना था। इधर जो लड़का है वो जेल में है, सलाखों के पीछे है और उसकी
जो तारीखें थी वो तारीखें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक तारीख लगातार पढ़ रही थी। वो कभी जेल से तारीख पर जाता था और एक दिन अदालत का भी फैसला जाता है, और अदालत का जब फैसला आता है तो उसे करीब करीब 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और कुछ अर्थदंड भी सुनाया जाता है। जब यहाँ लड़का बिल्कुल अकेला रह रहा था, उसके परिवार ने, उसके कोई रिश्तेदारों ने, किसी ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया। वो सलाखों के पीछे ही रहता था। अब उसे ये भी नहीं मालूम है कि जो उसकी पत्नी है दीपिका, वो कहाँ है, किस हाल में है, ठीक है कि नहीं है। उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। और उधर उस लड़की का जो कहानी थी बिल्कुल एकदम से गायब सी हो जाती है। लेकिन लड़का जो सलाखों के पीछे रहता है, जो भी कोई अधिकारी आता था, जो भी कोई भी आता था, उससे एक उम्मीद के साथ वो बातचीत करने की कोशिश करता था कि एक बार कम से कम दीपिका से बातचीत हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए। लेकिन जब उसने कई अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, कई अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो कोई भी अधिकारी उसकी सुनता नहीं था। साल 2021 पूरा गुजर जाता है, साल 2022 भी पूरा गुजर जाता है, साल 2023 भी ऐसे गुजर जाता है। वो कोशिश करता था, उसकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। और साल 2000 ये आता है 2024 मार्च का वो महीना था। साल 2024 मार्च में उस लड़के के सामने एक अधिकारी जब आके बैठ जाता है, मैदान में बैठा होता अधिकारी, अधिकारी सुन रहा था। और सुनने के बाद फिर जो फरियादी जितने भी होते हैं, इसी बीच में किसी ने सलाह मशवरा दिया कि नया नया अधिकारी आया है, अगर तू इनसे बात करेगा तो ये तेरी बात को ज़रूर सुन लेंगे, क्योंकि अभी तक जो अधिकारी आए थे वो अधिकारी शायद पुराने थे या उन्हें कुछ ज़्यादा अनुभव था। ये नए नए अधिकारी जब उनके सामने पहुंचते हैं, तो ये मार्च 2024 की बात है। ये लड़का 2021 में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद पहली ही नौकरी थी इनकी डिप्टी जेलर के तौर पर। नाम होता है चेतेंद्र प्रसाद, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले होते हैं। यदि हम इनकी कहानी की बात करें तो ये अलीगढ़ में शुरुआत से ही, जब ये विद्यालय स्तर पर, इनकी स्कूल स्तर पर पढ़ रहे थे, तो पढ़ाई में भी होशियार होते हैं। और साथ ही इनका बहुत ही बढ़िया गेम था, खेल था क्रिकेट। और ये क्रिकेट जब खेलते थे तो आसपास के लोग भी तारीफ करते थे कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है और एक ना एक दिन ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी खेलेगा। इसलिए वो इसी उम्मीद के साथ वो क्रिकेट में दिन रात मेहनत करता था। और मेहनत करते करते साल 2004 आता है, तो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद इधर एडमिशन लेना था बीएससी में। लेकिन उस लड़के ने एडमिशन ना लेकर सोचा कि पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से अगर क्रिकेट के गेम में ही काम करेगा, खेलेगा, तो हो सकता है यहाँ नंबर आ जाए। और जब नंबर आ जाएगा तो उसमें फिर पढ़ाई लिखाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। कई साल तक कोशिश की जाती है, लेकिन कई साल कोशिश करने के बावजूद भी इंडियन क्रिकेट तो छोड़िए, ये यूपी स्तर की क्रिकेट में भी नंबर नहीं आता है। जब नंबर नहीं आता है तो आखिरकार वो थक कर, हार कर फिर से पुनः पढ़ाई शुरू कर देता है। साल 2009 में बीएससी में एडमिशन लिया जाता है। और इसी बीच में जब साल 2014 के आसपास उन्होंने जब अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि क्या काम किया जाए। कई बार सोचते हैं कि हम लोग अब आगे क्या करें। तब एक समाज सेवा से जुड़ने के लिए वो एक एनजीओ से जुड़ जाते हैं, और एनजीओ से जुड़ने के बाद फिर लोगों की मदद किया करते थे। और ऐसे ही आगे वक्त बढ़ रहा था। वक्त बढ़ते बढ़ते साल 2017 की शुरुआत की ये बात है। एक व्यक्ति जो बेहद गरीब, बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है, जिसका नाम मेघनाथ होता है। मेघनाथ ने इस एनजीओ में काम करने वाले लड़के इनके चेतेंद्र प्रसाद से बातचीत की। जब बातचीत कर रहे थे तभी कहा कि भैया, सरकार की तरफ से कुछ सरकारी आवास भी मिल जाते हैं, तो कैसे करें, हमारे पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कि जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। मेघनाथ ने जैसे चेतेंद्र प्रसाद से ये बातचीत की, उन्होंने कहा ठीक है, किसी अधिकारी के पास चलते हैं, क्योंकि वो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सीधे अलीगढ़ के जो सीडीओ साहब होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं और मेघनाथ की पूरी कहानी सुनाई जाती है। मेघनाथ की कहानी सुनने के तुरंत बाद ही सीडीओ साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आवास आवंटित कर दिया जाता है। और जैसे आवास आवंटित होता है तो ये बात चेतेंद्र के दिमाग में इतनी ज़्यादा घर कर जाती है कि एक अधिकारी की कलम में इतनी जान होती है, तो ये एनजीओ में काम करने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना अधिकारी बना जाए। साल 2017 की ही बात है। ये यहाँ से घटना इतने दिमाग में आ जाती है कि सीधे दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। और दिल्ली की तरफ रुख करने का एक ही मकसद था, यूपी पीसीएस निकालने का। यूपी पीसीएस निकाला जाए, यूपीएससी निकाली जाए, उसके बाद फिर बड़े ही अधिकारी बनना है, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, इस तरह का बड़े अधिकारी बनना है। लेकिन यूपीएससी में तो क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस 2021 में जब क्लियर कर जाते हैं तो पहली पोस्टिंग मिलती है डिप्टी जेलर की। और ये पहली ही तैनाती होती है जिला जेल बरेली। और जिला जेल बरेली में जब फरियाद सुनी जा रही थी तो एक के बाद एक फरियादी आ रहे थे, अपनी अपनी बात कह रहे थे, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी बता रहे थे। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास रही होगी। उस लड़के ने आकर अपनी कहानी बताना शुरू किया। और जैसे वो कहानी बता रहा है, इसी बीच में उन्होंने पूछा कि तुम किस जुर्म में जेल में आए हो। तो उसने कहा कि साहब, मैं पोक्सो एक्ट में आया हूँ।
पहली बार में तो उन्हें बहुत अजीब लगा था कि शायद किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ इसने कुछ गलत किया होगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन उस लड़के की लगातार अपीलें हो रही थी, वो लड़का लगातार अपनी बात कहना चाहता था, तब जाकर डिप्टी जेलर साहब पसीज जाते हैं और उसकी पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी उसकी वाकई में अपना आप में बड़ी रोचक होती है। लेकिन यहाँ से उस लड़की का पता कैसे करें, तभी उन्होंने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी देखना चाहा, और साथ ही जो उनके सीनियर होते हैं, इनकी जेलर शैलेश कुमार सिंह, उनसे कुछ सलाह मशवरा लिया जाता है। शैलेश कुमार सिंह कहते हैं कि तुम्हें ये रास्ते हैं, इन रास्तों से तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। यहाँ से फिर चेतेंद्र प्रसाद जी ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश की। तो जो लड़की के परिवार वालों से संपर्क साधा जाता है, तो उन्होंने कहा कि हमने उस लड़की से कोई बातचीत की ही नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो जिंदा है या मर चुकी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तभी उन्होंने सोचा कि वो शायद किसी नारी निकेतन गई होगी, और बरेली के नारी निकेतन में जब संपर्क किया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। यानी कि वो प्रेग्नेंट तो थी ही जब नारी निकेतन में जाती है, उसको बेटी पैदा हो जाती है। उसके बारे में पूछा जाता है कि फिलहाल वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि जी हमने उसका ट्रांसफ़र यहाँ से लखनऊ के नारी निकेतन में कर दिया है। अब लखनऊ के नारी निकेतन में संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, तो वहाँ से पता चलता है कि वो नारी निकेतन लखनऊ से भी जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने फिर और कोशिश की और तैयारी की और लोगों से पूछताछ किया कि अब कहाँ से क्या कैसे पता चलेगा। तब यहाँ से पता चलता है कि राजकीय नारी शरणालय लखनऊ, यहाँ पर वो लड़की मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर उसे अंतिम बार उसकी वो भेजा गया था। यहाँ पर होती हैं आरती सिंह, जो कि शरणालय की सुपरिटेंडेंट होती हैं। उनसे आरती सिंह से बातचीत की जाती है, और बातचीत करने के बाद जैसे ही इधर से अधिकारी ने कहा कि मुझे एक लड़की है जिसका नाम दीपिका है, उसके बारे में पूछना है, तो आरती सिंह ने जैसे ही दीपिका का नाम सुना तो एकदम सुनने के बाद वो खुद भौचक्की रह जाती हैं। कहते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, दीपिका के बारे में। आरती सिंह ने कहा कि दीपिका ने मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, जब देखो तब मेरे पास अपनी बच्ची को गोद में लेकर आ जाती है, हमेशा आकर एक ही बात कहती है कि इसके पापा से मेरी मुलाकात करा दो, इसके पापा से मेरी बातचीत करा दो। मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके केस के बारे में। जब भी मैं इसके केस के बारे में बातचीत करती हूँ, ये कुछ बता ही नहीं पाती है, कहाँ है, किस जुर्म में है, किसने उसको पकड़ा, ये कुछ बता ही नहीं पा रही थी। और ऐसी स्थिति में मैं करती तो क्या करती। जब इस तरह की बात, पूरी कहानी उनके बताई जाती है दीपिका के बारे में कि रोज़ रोज़ कई महीनों से, मतलब कई जब से उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, हर दिन वो अपने पति के बारे में पूछती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये दूसरे अधिकारी को ये बात पता चल जाती है कि हाँ दीपिका है, उधर शाम को ये बात बताई जाए कि नहीं बताई जाए, तभी फिर बड़े अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद फैसला लेते हैं कि मानवता के नाते अगर हो सकता है तो एक काम करते हैं, इनकी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करवा देते हैं। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बातचीत कराई जाती है। बातचीत कराने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और ये जब स्पीकर ऑन होकर बातचीत चल रही थी, तो उधर आरती सिंह है जो बातचीत सुन रही हैं, इधर चेतेंद्र प्रसाद जी हैं जो बातचीत सुन रहे हैं, इधर जेलर साहब जो शैलेश कुमार सिंह हैं वो भी बातचीत सुन रहे हैं। जब ये बातचीत सुन रहे थे तो इधर से होती है हेलो दीपिका तुम कैसी हो। इधर से जब हेलो दीपिका बोला जाता है तो दीपिका ने सिर्फ रोना ही शुरू कर दिया। इधर दीपिका जोर जोर से रो रही थी, इधर श्याम कुमार है वो भी जोर जोर से रो रहा था। ये दोनों आपस में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, क्या ना शुरू किया जाए, क्योंकि इन 3-4 सालों में जो भी हुआ है वो आपस में एक दूसरे को मिस करके, याद करके, बस ये आप इन पलों को आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अगले 2 मिनट तक उन दोनों का आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, और वो इधर रोने की आवाज़ सुनी जा रही है तो उधर भी रोने की आवाज़ सुनी जा रही है। जब थोड़ी तसल्ली होती है, दोनों को उधर से भी पानी पिलाया जाता है, इधर से भी पानी पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद जब थोड़ी राहत मिलती है, राहत मिलने के बाद एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो करीब करीब 2-3 मिनट तक इनकी दोनों की बातचीत होती है, क्योंकि ये अनऑफिशियल था, मानवता के नाते ही बातचीत हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बातचीत करा भी नहीं सकते थे। लेकिन तसल्ली दी जाती है, कहा जाता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी संभव हो सकता है हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब मदद का नंबर आता है। इस लड़के की जो सजा थी श्याम कुमार की, 3 नवंबर 2025 को सजा पूरी हो रही थी, और ये बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो कई महीने पहले शुरू हुआ था। आखिरकार एक ही बार बातचीत हुई थी। अब इसके बाद उस तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि कब श्याम कुमार की सजा पूरी होगी, और श्याम कुमार की सजा पूरी होने के बाद कब वो जेल से बाहर निकलेगा। अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे थे, जो भी कुछ संदेश था, मैसेज था, जो भी था, वो आपस में एक दूसरे को कन्वे कर दिया करते थे। लेकिन वैसे कोई सिस्टम नहीं था मुलाकात करने का। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। 3 नवंबर 2025 की तारीख भी आ जाती है।
श्याम कुमार को जेल से जब रिहा किया जा रहा था तो उस पर कुछ जुर्माना भी था, लेकिन जुर्माना भरने के लिए एक एनजीओ ने मदद की। एनजीओ ने जो उसका जुर्माना था वो भर दिया, साथ ही डिप्टी जेलर ने उसको कुछ पैसे भी दिए। कुछ पैसे देने के साथ साथ लखनऊ के उस जो शरणालय था जहां पर उसको शरण दी गई थी उस लड़की यानी दीपिका को, उसका एड्रेस भी दिया जाता है। और एड्रेस देने के बाद उसको बताया जाता है कि आपको वो रास्ता है, आपको वहां से मदद मिल सकती है। श्याम कुमार ने नंबर लिया, नंबर लेने के बाद साथ ही पूरा एड्रेस लिया और वो बरेली से बस पकड़ता है, सीधा पहुंच जाता है लखनऊ। लखनऊ में जाने के बाद अपनी दीपिका के लिए इंतजार कर रहा था और उस लड़की को लेने के लिए जब कोई परिवार का कोई सदस्य आ नहीं रहा था, इसलिए उसको वो छोड़ भी नहीं रहे थे। एक तरह से नारी निकेतन में ही वो अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रही थी। तब तक वो बालिग भी हो चुकी थी, लेकिन जब वो यहाँ एंट्री कर रही थी तब वो नाबालिग थी, लेकिन तब जब निकल रही थी तब उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास हो जाती है। यहाँ से जब बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद अपने पति से मुलाकात करती है और पति से मुलाकात करने के बाद सबसे पहले उसने एक खबर दी डिप्टी जेलर को, रोते हुए कहा कि सर, आपने मेरी ज़िंदगी में वो दिन ला दिए हैं जिसके लिए मैं कई सालों से दिन रात इंतज़ार कर रहा था। मुलाकात इनकी हो जाती है, बातचीत हो जाती है। यहाँ के बाद उसने फिर बरेली का सफ़र नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर का सफ़र करता है और वो निकल जाता है अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर। और इस कहानी का बहुत ही सुखद अंत होता है। लेकिन जब जब भी चैतेंद्र कुमार जो डिप्टी जेलर होते हैं, जब जब वो इस कहानी को याद करते हैं तब उनकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं, वो भावुक हो जाते हैं कि वाकई एक बेहतरीन काम जो उन्होंने किया। और ऐसे ही उनकी कोशिश रहती है कि ऐसे ही वो बेहतरीन काम करते रहते हैं। जब भी कोई आता है तो उसकी पूरी बात सुनी जाती है, उसकी पूरी बात सुनने के बाद कोशिश की जाती है कि इसकी समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि जो बुरे लोग होते हैं उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, ये अलग बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं रानी नेहा निषाद। आज जिनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजेश गौतम हैं, गौरव तिवारी, महेंद्र सिंह, आशुतोष चौहान, पृथ्वीराज सिंह, यूसुफ अंसारी, अमन सिंह, फ़हीम मलिक, वीरू मिश्रा, ललन महतो, नरेश कुमार, विशाल कुमार, अनुराग सिंह, पारस सोलंकी, गुरप्रीत सिंह, सुल्तान अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।